हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5. A block of mass 1.2 kg is moving at a speed of say u1 20 centimeter per second, collides head on with a similar block kept at rest. और ये कोई एक बिल्कुल ऐसा ही ब्लॉक है, तो इसका मास भी 1.2 kg होगा और ये रेस्ट पे रखा हुआ है भी, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है. एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई की वैल्यू 3/5. तो फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन. तो मान लो भी कोलिजन के बाद फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी v1 हो गई और सेकंड की v2 हो गई. तो फाइंड v1 एंड v2. तो पहले तो अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो. तो फाइनल मोमेंटम है mv1 प्लस mv2 और इनिशियल होगा m इंटू u1. तो यहाँ से v1 प्लस v2 आ जाएगा u1 और फिर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन होती है अभी E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 ये लगा दो. तो E की वैल्यू 3/5 है और u2 0 है अभी. तो यहाँ से आ जाएगा 5v2 माइनस 5v1 इक्वल टू 3u1. ये दो इक्वेशन आ गई भी. इन दोनों को सॉल्व करके v1 और v2 आ जाएगा. और फिर पूछा भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो फिर जो लॉस होगा के का, तो दैट विल बी इनिशियल के माइनस फाइनल के. तो इनिशियल के ये हाफ m u1 स्क्वायर और फाइनल है हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर. ठीक है भी. तो देखो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा v1 v2 का वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा. उसको पुट करते टाइम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है भी. तो एक बार जरा इसको सॉल्व करके देखो भी क्या आंसर आता है यहाँ से. हाफ m तो सब में से कॉमन, m की वैल्यू 1.2, u1 20 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और ये सारे सेंटीमीटर में है, तो फिर इंटू 10 की पावर माइनस 4 भी आएगा. तो देखो भी क्या आता है ये. तो ये आ जाता है भी 7.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल. ठीक है भी. तो ये आंसर आ गया भी. ठीक है. सेवन 7.68 आता है, तो अप्रोक्सीमेट करके 7.7 हो जाएगा. हाँ जी, सब्जेक्टिव में कोई और डाउट है तो बताओ भी किसी को. ओके, तो अब ऑब्जेक्टिव में बताओ भी. ऑब्जेक्टिव में हाँ जी, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई डाउट ऑब्जेक्टिव में. सर क्वेश्चन नंबर 6.
6। हाँ जी सर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A railway wagon of mass 4 into 10 की पावर 4 kg। तो ये तो भी एक ये रेलवे वैगन है जिसका मास है m1 4 into 10 की पावर 4 kg। It is moving with a velocity of say u1 3 meter per second and it collides with a wagon of mass 2 into 10 की पावर 4 kg। ये दूसरी वैगन है भी मास m2 की 2 into 10 की पावर 4 kg मास। ये शुरू में रेस्ट पे है अभी। आफ्टर कोलिजन द टू वैगन्स गेट कपल्ड। कोलिजन के बाद दोनों आपस में कपल हो जाती हैं, यानी दोनों आपस में स्टिक कर जाती हैं और देन दे मूव एज ए सिंगल बॉडी। तो मान लो उनकी वेलोसिटी v हो जाती है अभी। तो रेशियो ऑफ के ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो भी अगर देखो हम इसका मास अगर m मान लें तो इसका मास 2m हो जाएगा, इसका डबल मास है। और फिर यहाँ टोटल मास 3m हो जाएगा। तो पहले तो v निकालो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के। तो फाइनल मोमेंटम है 3mv और इनिशियल होगा 2m इंटू u1 2m इंटू 3। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर पूछा है रेशियो ऑफ के बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यानी इनिशियल के अपॉन फाइनल के का रेशियो पूछा है। तो इनिशियल के केवल इसकी होगी फर्स्ट वैगन की, वो होगी हाफ 2m इंटू u1 स्क्वायर और फाइनल दोनों की होगी हाफ 3m इंटू v स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2u1 स्क्वायर अपॉन 3v स्क्वायर। अब u1 और v की वैल्यू पुट कर दोगी। एक 2 कैंसिल, एक 3 कैंसिल, तो 3/2 आ जाएगा भी आंसर, यानी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। हाँ जी सर। तो छठे क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है भी। हाँ जी, पहले 10 में कोई और डाउट भी किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 9। 9 8 हो गया भी 8 वाला, क्योंकि 8 काफी बच्चों का डाउट होता है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। 8 कैसे किया ये बताओ भी। सर ई आ गया था सर v2 माइनस 0 और नीचे सर आ गया था सर u1। सर उससे v2 आ गया e u1 और फिर सर जब लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास मोमेंटम लगाया तो फिर सर उससे m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 आ गया था। v2 की वैल्यू सर जब e u1 भरी तो सर m1 e m2 आ गया। सर के ई इनिशियल m1 u1 स्क्वायर अपॉन 2 सर उसके अंदर m1 की वैल्यू डाली e m2 और फिर सर के ई फाइनल में भी सर वैसे सॉल्व करा और फिर सर जो डेल्टा के ई था सर उसके अंदर वैल्यूज इक्वेट करके सर दूसरी साइड 1/4 वो 1/4 चेंज 1/4 ई m2 u1 स्क्वायर ले लिया और फिर उससे ई की वैल्यू 1/2 आ गई। मतलब कि हाफ ऑफ के इज लॉस्ट इन द कोलिजन ना। तो फिर हाफ बचेगी, मतलब के फाइनल विल बी हाफ ऑफ इनिशियल के, ऐसे करा भी। ठीक है, चलो आपने 9th पूछा भी, अभी 8th कर लोगे सभी लोग? हाँ जी समीक्षा, आपका हो गया था अभी 8th क्वेश्चन?
हाँ जी सर। हो गया था, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी। हाँ जी, a ball of mass 2m impinges directly on a ball of mass m at rest। भैया की बॉल है मास 2m की, मान लो किसी स्पीड u1 से आ रही है, और ये दूसरी बॉल से टकराती है जो मास m की है, और ये रेस्ट पे है। If the velocity with which the larger ball impinges be equal to the velocity of a smaller ball after impact, तो अभी आफ्टर कोलिजन मान लो 2m मास की वेलोसिटी v1 हो गई और m मास की वेलोसिटी v2 हो गई, तो फिर हमें v2 जो है वो u1 के इक्वल दे रखा है अभी। ठीक है, v2 हमें u1 के इक्वल दे रखा है, जो लिखा हुआ इफ द वेलोसिटी विद विच द लार्जर बॉल impinges be equal to the velocity of smaller mass after impact, तो गिवन v2 इक्वल टू u1। तो फिर e की वैल्यू बतानी है अभी क्या होगी। तो अभी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो पहले, तो उससे v1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम 2mv1 प्लस mv2 इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दैट इज 2m इंटू u1। तो v2 की वैल्यू पुट कर दो u1, तो यहाँ से v1 आ जाएगा अभी u1 अपॉन 2। नाउ अप्लाई द फार्मूला ऑफ e। e का फार्मूला क्या होता है अभी, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो v2 है अभी u1 के बराबर, v1 u1 बाई 2 और u2 0 है, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। तो सी आंसर आ गया। हाँ जी, समझ आ गई भी। हाँ जी सर। हम्म हाँ जी, इसके बाद भी फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई डाउट? ओके, 11 के बाद भी 11 to 15 में। अभी 11 क्वेश्चन हो गया था अभी 11th वाला। हाँ जी, जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था उसमें लॉस ऑफ के कितना था अभी, तो ये हमने करा था अभी। ये हमने करा था ना अभी, स्पेशल केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें लॉस इन के ही था ये वाला, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्वायर। ठीक है भी। ठीक है सर। तो इसमें पूछा है फ्रैक्शनल लॉस पूछा है अभी, तो जो लॉस होगा बेसिकली वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन लॉस होगा अगर वो निकालना है, या जो फ्रैक्शन जो हीट में कन्वर्ट होगा, तो वो हो जाएगा जो लॉस हुआ अपॉन इनिशियल, तो लॉस अपॉन इनिशियल। और इनिशियल कितना था अभी, इनिशियल था हाफ m1 यू स्क्वायर। तो जब इसके हाफ अपॉन करोगे हाफ m1 यू स्क्वायर, तो ये कट जाएगा अभी, हाफ m1 यू स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आंसर आ जाएगा अभी,
तो आंसर आ जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बी आंसर आ जाएगा इसका भी। समझ आ गई भी? हाँ जी ठीक है भी। आगे बताओ भी, आगे। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो भी, जैसे अगर हम किसी हाँ जी अगला कॉन्सेप्ट है भी, a ball dropped from some height। तो मान लो भी हम किसी बॉल को ग्राउंड पे किसी हाइट से गिराते हैं, से हाइट h1 से हमने गिराया बॉल को, and coefficient of restitution between the ball and the ground is e। और मान लो अगर बॉल टकराए ग्राउंड के साथ स्पीड u1 से, तो फिर आपने बताना है भी जो बॉल है वो कितनी स्पीड से रिबाउंड करेगी और कितनी हाइट तक वो जाएगी मैक्सिमम। तो मान लो जो बॉल है अभी वो स्पीड v1 से रिबाउंड करती है और हाइट h2 तक जाती है, फिर या इसको v1 v2 मान लेते हैं हम, इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, या चलो पहले वाला ही रहने दो। हाँ जी तो आपने ये बताना है कि जो बॉल अभी वो टकराने के बाद कितनी स्पीड से रिबाउंड करेगी और कितनी हाइट तक वो जाएगी। तो ये तो आपने देखा होगा भी कि जो हाइट वो असेंड करेगी दैट विल बी समवट लेस देन द इनिशियल हाइट। तो मान लो हाइट h2 तक जाती है, तो h2 की वैल्यू h1 से कम ही होती है, भी प्रैक्टिकली देखने में यही आता है, और v1 की वैल्यू u1 से कम होती है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ v1 आफ्टर द कोलिजन। तो इसमें भी देखो v1 का जो फार्मूला बनता है, तो फार्मूला ये बनता है v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1। ये फार्मूला बनता है भी इसका। तो वो कैसे भी, तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे e का फार्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी मान लें बॉल को और सेकंड बॉडी मान लें अर्थ को, जैसे मान लो अर्थ है भी है, और एक बॉल टकराई मान लो इसके साथ स्पीड u1 से और रिबाउंड करी स्पीड v1 से। तो फर्स्ट बॉडी हमने मान लिया बॉल को और सेकंड बॉडी मान लिया अर्थ को। तो फिर u2 और v2, u2 और v2 ये होती हैं वेलोसिटीज ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, और u1 और v1 ये होती हैं वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन।
अब जो सेकंड बॉडी है वो हमारी अर्थ है भी यहाँ पे, एंड अर्थ इज वेरी हैवी, तो इसको हम रेस्ट पे मान सकते हैं दोनों केसेस में, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। जब ये बॉल टकराएगी अर्थ के साथ तो अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अर्थ पहले भी रेस्ट पे है और बाद में भी रेस्ट पे है। तो फिर इसमें U2 जीरो हो जाएगा और V2 भी जीरो हो जाएगा, यानी U2 जीरो हो गया और V2 जीरो हो गया। और फिर यहाँ पुट कर दो तो E आ जाएगा 0 - V1, और जो U1 है भी वो नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा U1, तो फिर U1 की जगह पे आएगा -U1, क्योंकि नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और U2 जीरो है। तो क्या आएगा भी यहाँ से, तो यहाँ से V1 आ जाएगा E टाइम्स U1। अब ये बात समझ आ गई सबको भी? तो वेलोसिटी विद विच द बॉल कोलाइड्स, रिबाउंड्स, will be E times the velocity with which the ball collides। तो ये फार्मूला हो गया अभी इसका, ठीक है। तो रिमेंबर दिस फार्मूला, कीप दिस फार्मूला इन माइंड। उसके बाद अभी H2 कितना होगा, तो जैसे अगर वो मान लो स्पीड U1 से टकराती है तो U1 की वैल्यू होगी √2gh1, ये फार्मूला होता है अभी। और फिर V1 से रिबाउंड करती है तो मैक्सिमम हाइट H2 हो जाएगी V1² / 2g, और फिर ये V1 की वैल्यू पुट कर दो भी E × U1, तो आएगा E² × U1² / 2g। अब ये U1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2g से 2g कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा भी E² × H1। तो हाइट असेंडेड आफ्टर कोलिजन इज E² टाइम्स द प्रीवियस हाइट, ठीक है भी। तो वेलोसिटी E टाइम हो जाती है और जो हाइट है वो E² टाइम हो जाती है आफ्टर कोलिजन, ठीक है भी। अब ये समझ आ गई सभी को भी? यस सर। यस सर। ठीक है भी। इसके बाद अगर मान लो बॉल दोबारा वापस नीचे आती है, जब दोबारा नीचे आएगी तो दोबारा जब नीचे आएगी तो स्पीड V1 से टकराएगी वापस, और फिर मान लो V2 से रिबाउंड करेगी तो V2 फिर E टाइम्स V1 हो जाएगा भी, V2 फिर E टाइम्स V1 हो जाएगा, और V1 की वैल्यू पुट कर दो E × U1, तो ये E² टाइम्स U1 हो जाएगा, ठीक है भी। और जो हाइट असेंड करेगी मान लो H3, वो फिर इसका E² टाइम हो जाएगा H2 का, यानी वेलोसिटी हर बार E टाइम होती जाएगी और हाइट हर बारी E² टाइम्स होती जाएगी, ठीक है भी। तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 अप टू 23, ये सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ही है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा अभी।
अच्छा, a metal ball falls from a height of 10 मीटर, यानी h1 10 मीटर दे रखा है, and bounces back to a height of 2.5 मीटर, तो h2 2.5 दे रखा है। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? तो अभी h2 की वैल्यू होगी ई स्क्वायर टाइम्स h1, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे, तो यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी 0.5। ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी। A steel ball is dropped from a height h0, तो हाइट h0 से ड्रॉप किया, the collision of the ball with the floor is inelastic with coefficient of restitution e, then the maximum height up to which the ball will rise after second collision। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद अगर हाइट h1 जाती है तो वो हो जाएगी ई स्क्वायर टाइम्स h0, और सेकेंड टाइम अगर हाइट h2 जाती है तो फिर वो हो जाएगी ई स्क्वायर टाइम्स h1। h1 की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे, तो क्या आंसर आ जाएगा e की पावर 4 h0, यानी ए आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। फिर ऐसे करते करते मान लो थर्ड कोलिजन के बाद कितनी हाइट जाएगी, तो थर्ड कोलिजन के बाद फिर इसका ई स्क्वायर टाइम हो जाएगा, यानी e की पावर 6 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर पूछा हो कि nth कोलिजन के बाद कितनी हाइट राइज करेगी, तो फिर वो हो जाएगा e की पावर 2n इंटू h0। ठीक है भी। तो हाइट रेज्ड आफ्टर nth कोलिजन, जैसे अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ 6 आ रहा है अभी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब डबल आ रहा है मतलब यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे n होगा तो फिर यहाँ पे 2n हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 2n इंटू h0। ठीक है भी। अभी क्वेश्चन नंबर 20 तक अगर समझ में आ गए हो तो फिर 21 ट्राई करो जरा। क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करो। अच्छा, भी अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा हो कि इसमें नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे बिफोर द बॉल कम्स टू रेस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिफोर द बॉल कम्स टू रेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? मान लो बार बार ये टकरा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, तो हर बार कुछ ना कुछ हाइट कम होती जाएगी और फाइनली बॉल रेस्ट पे आ जाएगी। तो रेस्ट पे आने से पहले वो कितने कोलिजन्स कर चुकी होगी? फाइंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स before the ball comes to rest। तो भी इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। इसका आंसर होगा भी इन्फिनिटी, यानी जो बॉल है वो थियोरेटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन कर चुकी होगी। देखो वो कैसे भी। देखो ये जो हाइट है एच एन, ये है हाइट आफ्टर nth कोलिजन, e की पावर 2n इंटू h0, और e की वैल्यू 1 से कम होती है अभी। तो लेट्स से वैल्यू ऑफ e इज 1/2। मान लिया e की वैल्यू 1/2 है, तो अगर आप e को यहाँ 1/2 पुट करो तो ये आ जाएगा भी।
और 1/2 की पावर 2 इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, तो 1/4 की पावर n इंटू एच नॉट। तो ये आ जाएगा भी हाइट रेज्ड आफ्टर nth कोलिजन। और एच एन की वैल्यू 0 कब होगी भी? तो एच एन की वैल्यू 0 होगी जब इसका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा। एच एन इज इक्वल टू 0 इफ 4 की पावर n इज इन्फिनिटी। और 4 की पावर n इन्फिनिटी होएगा जब n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अदरवाइज आप n की वैल्यू जो मर्जी ले लो, मान लो n की वैल्यू 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो फिर भी एच एन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी फाइनाइट। तो एच एन 0 कब होगा भी? एच एन 0 तब होगा जब n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और n है यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो क्या आंसर आ जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स। हाँ जी, समझ आ गई भी सभी को ये? ओके, तो ये 20 तक हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करो जरा अभी। ये पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है अभी। ट्वेंटी वन एंड 22 दोनों रिलेटेड हैं आपस में। A ball is dropped from a height h naught। तो हमने भी एक बॉल को हाइट h naught से ड्रॉप किया। It suffers in elastic collision with a horizontal floor. The coefficient of restitution is E. Then the total time in which the ball eventually comes to rest। और जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि what is the total distance traveled by the ball। तो देखो अभी हमने जब हाइट h naught से ड्रॉप किया इसको, तो मान लो ये स्पीड u से टकराती है। ठीक है, स्पीड u से टकराती है मान लो, और फिर रिबाउंड करती है v1 से। और फिर ये मान लो हाइट h1 तक जाती है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो h1 की वैल्यू होगी ई स्क्वायर टाइम्स h नॉट। फिर वापस नीचे आएगी भी। जब वापस नीचे आएगी तो ये जमीन से फिर v1 से टकराएगी और रिबाउंड करती है मान लो v2 से। और फिर कुछ हाइट h2 तक जाती है मान लो। तो h2 की हाइट h2 हाइट h1 से थोड़ी कम होगी, और h2 की वैल्यू होगी ई स्क्वायर टाइम्स h1। h1 की वैल्यू पुट कर दो तो आएगा e की पावर 4 h नॉट। फिर h2 हाइट से वापस नीचे आएगी भी, तो स्पीड v2 से ही टकराएगी वापस। और फिर मान लो v3 से रिबाउंड करती है, और फिर हाइट h3 तक जाएगी, तो h3 की वैल्यू h2 से और कम होगी। तो h3 होगा ई स्क्वायर टाइम्स h2। h2 की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा e की पावर 6 h नॉट। और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी भी। ठीक है, तो अगर हम पहले 20 सेकंड वाला क्वेश्चन कर लें भी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। तो ये ट्राई करो जरा भी, पहले 20 सेकंड ट्राई करो जरा। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बॉल?
तो जो टोटल डिस्टेंस होगा भी सपोज d, तो देखो जो फर्स्ट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया h नॉट फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर h1 ऊपर गई और h1 फिर वापस नीचे आई, तो ये हो गया 2h1। उसके बाद फिर h2 ऊपर गई और h2 वापस नीचे आई, तो ये हो जाएगा 2h2। उसके बाद फिर 2h3, फिर 2h4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे h1 h2 h3 ये वैल्यूज डाल दो भी, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा e स्क्वायर h नॉट प्लस e की पावर h नॉट, e की पावर 4h नॉट, e की 6h नॉट एंड सो ऑन। इसमें e स्क्वायर h नॉट भी कॉमन आ जाएगा भी, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, सो दिस सीरीज विल गो अप टू इंफिनिटी। ये सीरीज क्या बन गई भी, अब ये सीरीज कौन सी सीरीज बन गई है, सर जीपी, सर जीपी। हाँ जीपी बन गई है, इनफाइनाइट सीरीज वाली जीपी। तो इसका सम क्या होगा इसका भी, क्या फार्मूला होता है भी इनफाइनाइट जीपी का सम, a upon 1 minus r। हाँ ये होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो ये लगा दो फार्मूला भी, इसमें a की वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉमन रेशियो r की वैल्यू e स्क्वायर हो जाएगी भी, e स्क्वायर अपॉन 1 या a की पावर 4 अपॉन e स्क्वायर, तो e स्क्वायर हो जाएगा भी, ठीक है। तो फिर ये सॉल्व करके ये डी आंसर आ जाएगा इसको, इसका भी। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका भी। अब जीपी तो आपने कर ली होगी ना अभी मैथ में, अपने जीपी तो कर ली होगी एपीजी। yes sir। अब ये समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 22। तो अब 21 ट्राई करोगी। 21 में हमने निकालना है कि टाइम कितना लगेगा इसको टोटल रेस्ट तक आने में। तो इसमें अगर आप ये मान लो कि फर्स्ट टाइम लगा टी नॉट, फिर सेकंड टाइम लगा T1 ऊपर जाने में और नीचे आने में T1 लगा, फिर T2 लगा ऊपर जाने और नीचे आने में, फिर T3 लगा ऊपर जाने और नीचे आने में, देन व्हाट इज टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो जाएगा T, सपोज वो हो जाएगा T नॉट प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। तो इसको 5 मिनट के लिए ट्राई करो जरा भी सब लोग। तो चलो देखो भी कैसे करेंगे। देखो देखो जो फर्स्ट टाइम होगा T नॉट वो होगा अंडर रूट 2h नॉट अपॉन जी, ठीक है भी। उसका फार्मूला होता है भी अंडर रूट 2h अपॉन जी, फार्मूला होता है ये तो हो जाएगा T नॉट। अब जो T1 टाइम है अभी, T1 टाइम है ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का, तो जो टाइम ऊपर जाने में लगेगा वही टाइम नीचे आने में लगेगा इसमें। तो जो नीचे आने का टाइम लगेगा वो लगेगा अंडर रूट 2h1 अपॉन जी। इसका डबल कर देंगे तो ये T1 आ जाएगा
ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का टाइम। तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स अंडर रूट 2h1 अपॉन g। और ऐसे t2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट 2h2 अपॉन g। और ऐसे करके t3 2 टाइम्स अंडर रूट 2h3 अपॉन g एंड सो ऑन। फिर ये h1 h2 h3 इनकी वैल्यू डाल दो भी यहाँ पे, ये वैल्यूज। तो e स्क्वायर h नॉट डालोगे तो इसमें e कॉमन आ जाएगा, e रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब e स्क्वायर का रूट e हो जाएगा और अंदर बचेगा 2h नॉट अपॉन g। फिर h2 की वैल्यू डालोगे e4h नॉट, तो e4 का अंडर रूट e स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा अंडर रूट 2h नॉट अपॉन g। h3 में e क्यूब बाहर आएगा भी, एंड लाइक दिस, ठीक है भी। अंडर रूट 2h नॉट अपॉन g तो सब में से कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 1 प्लस 2e प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e क्यूब अप टू इन्फिनिटी। फिर इन सब में से भी 2e कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस e स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। और ये gp1 की भी, मतलब 1 को छोड़ के बाकी सारी gp1 की है। इसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, इसमें r की वैल्यू होगी e के बराबर, और फिर एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा भी अंडर रूट 2h नॉट अपॉन g इंटू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, ठीक है भी। तो ए आंसर आ जाएगा इसका भी। तो अभी क्वेश्चन वही है, ये वाला सिचुएशन वही है, इसके अंदर भी हमने एक बॉल को हाइट h नॉट से ड्रॉप किया, तो फर्स्ट टाइम जब ये टकराएगी तो स्पीड मान लो इसकी u है, और u की वैल्यू होगी अंडर रूट 2gh नॉट, तो u1 मान लेते हैं, और रिबाउंड करेगी स्पीड v1 से। तो ऐसे बार बार ये रिबाउंड करती जाएगी। Eventually the ball stops bouncing, then the total momentum transferred to the floor due to collision। तो कोलिजन की वजह से भी फ्लोर को टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो वो हमने बताना है इसमें भी। तो बॉल का मास m दिया हुआ है, तो देखो बेसिकली जो भी बॉल का मोमेंटम चेंज होगा कोलिजन की वजह से, तो उतना मोमेंटम फ्लोर को ट्रांसफर हो जाएगा। सो मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर इज इक्वल टू बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, क्योंकि टोटल मोमेंटम तो सेम रहेगा ना भी, मतलब बॉल प्लस फ्लोर, फ्लोर यानी पूरी अर्थ मान लेंगे हम, बिकॉज द फ्लोर इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो जैसे मान लो ये अर्थ है और ये बॉल है, तो अगर हम अर्थ प्लस बॉल को एक सिस्टम मान लें,
तो कोलिजन के दौरान जो भी फोर्स लगेगा आपस में इनमें वो इंटरनल फोर्स होगा, तो इससे फिर पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी फिर जो भी चेंज होगा मोमेंटम का एक बॉडी में वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। सो द मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। ठीक है जी। तो मोमेंटम transferred to the floor is equal to change in momentum of ball। क्योंकि दोनों का टोटल मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, तो जो एक में चेंज होगा उतना ही चेंज दूसरे में होगा। ठीक है। तो फिर हम ये निकाल लें कि ड्यू टू कोलिजन टोटल कितना चेंज हुआ मोमेंटम में बॉल का, तो फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे अगर हम फर्स्ट कोलिजन की बात करें भी, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन अगर बात करें हम, तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन फाइनल मोमेंटम है m इंटू v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम है m इंटू u1, और वो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर चेंज आ जाएगा m इंटू v1 प्लस u1। और v1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, v1 की वैल्यू होगी e टाइम्स u1। तो कितना आ जाएगा भी ये, तो ये आ जाएगा mu1 इंटू e प्लस 1 या 1 प्लस e। ठीक है भी। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, और ये चेंज फ्लोर को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर बॉल ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी, स्पीड v1 से टकराएगी, और फिर मान लो v2 से रिबाउंड करती है, और v2 की वैल्यू होगी e टाइम्स v1 यानी e स्क्वायर टाइम्स u1। ये v1 की वैल्यू यहां रख दो अगर। तो फिर सेकंड कोलिजन के बाद जो चेंज इन मोमेंटम होगा, जैसे फर्स्ट कोलिजन के बाद था m इंटू v1 प्लस u1, तो ऐसे ही सेकंड कोलिजन के बाद चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v2 प्लस v1 आफ्टर सेकंड कोलिजन। और ये आ जाएगा v2 और v1 की वैल्यू पुट कर दो भी, तो v2 की वैल्यू है e स्क्वायर u1 और v1 की वैल्यू e इंटू u1, तो ये आ जाएगा e टाइम्स m u1 1 प्लस e। ठीक है भी। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम आफ्टर सेकंड कोलिजन। फिर ऐसे फिर ऊपर जाएगी बॉल, फिर नीचे आएगी भी, वापस नीचे आएगी तो स्पीड v2 से ही वापस आएगी, और v3 से मान लो रिबाउंड करती है। तो फिर थर्ड कोलिजन के बाद जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m इंटू v3 प्लस v2, और v3 होगा e क्यूब इंटू u1, और यहाँ पे रखोगे तो v3 v2 की वैल्यू, तो यहाँ पे e का स्क्वायर हो जाएगा भी,
तो ये आ जाएगा भी। तो ऐसे e की पावर बढ़ती जाएगी, अगले में e का क्यूब हो जाएगा, फिर e की पावर 4 हो जाएगी, और फिर सबको ऐड कर दोगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा डेल्टा p। सबको ऐड कर दोगे तो उसमें ये वाला फैक्टर तो कॉमन आ जाएगा अभी सब में से, और अंदर बचेगा 1, इसमें से 1 बचेगा, फिर इसमें e बचेगा, इसमें e स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी वैसे अप टू इन्फिनिटी। और इसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। और फिर u1 की वैल्यू हो जाएगी भी अंडर रूट 2gh0। तो u1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे अंडर रूट 2gh0 इंटू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। तो इसका ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी एक चीज और देखो, इसमें हमने जब शुरू में डिस्कशन किया था, अगर मान लो ये कोलिजन इलास्टिक हो गई, हाँ जी, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, स्पेशल केस लिख लो बना के इसको। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू 1 होती है। तो e अगर 1 होगा तो फिर v1 u1 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, v1 u1 के बराबर हो जाएगा और h2 भी h1 के बराबर हो जाएगा। यानी फिर वो सेम स्पीड से रिबाउंड करेगी और सेम ही हाइट तक जाएगी वो, अगर इलास्टिक कोलिजन है। तो फिर वो कभी फिर बंद ही नहीं होगी बाउंस करना, क्योंकि हर बार वो सेम ही हाइट तक जाएगी, सेम स्पीड से रिबाउंड करेगी। सो इट विल नेवर स्टॉप फ्रॉम बाउंसिंग। ठीक है भी, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं अभी, बिकॉज नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बट ये थियोरिटिकल कंसेप्ट है ओनली। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या देखो भी। तो इसमें क्या क्वेश्चन है भी देखो, ये 26, a light particle of mass m moving horizontally with a speed of u1 suppose, तो u1 is 6 मीटर पर सेकेंड, collides with a heavy particle, ये कोई हैवी पार्टिकल है मास कैपिटल m का, मूविंग विद a speed of 4 मीटर पर सेकेंड in the opposite direction, तो इसकी स्पीड u2 है and that is 4, and if m is very less than capital M, then for one dimensional elastic collision the speed of light particle after collision, तो मान लो कोलिजन हो जाता है इनमें, कोलिजन के बाद जो लाइट पार्टिकल है उसकी स्पीड v1 है, तो फिर v1 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, एंड कोलिजन इज इलास्टिक यानी e की वैल्यू 1 है। तो अभी कैसे करोगे इसको भी। तो देखो इसके लिए हमने जो इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला करा था v1 का, वो फार्मूला क्या था भी v1 का फार्मूला, ये था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1
प्लस 2m2u2। अब ये फार्मूला हमने करा था अभी, तो अगर हम ये फार्मूला लगा दें भी इसमें, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू स्मॉल m और m2 की वैल्यू कैपिटल M, और जो स्मॉल m है वो काफी कम है कैपिटल M से, यानी m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। तो फिर अगर हम नेग्लेक्ट कर दें m1 को, तो ये क्या आ जाएगा अभी, और m2 से m2 कट जाएगा तो माइनस u1 आ जाएगा, और ये m2 से m2 कट जाएगा तो ये प्लस 2u2। अब ये u1 और u2 की वैल्यू पुट कर दो भी, तो u1 6 है और u2 की वैल्यू 4 है, बट u2 की वैल्यू 4 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर -4 पुट करोगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा भी, ये -14। तो अभी क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, तो फिर इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई भी है। यस सर, समझ आ गया। अच्छा, भी इसका एक तरीका और है करने का इस क्वेश्चन को, अगर आपको मान लो ये फॉर्मूला याद ना रहे आपको, तो फिर कैसे करोगे, देखो अभी इस फार्मूले के बगैर कैसे करेंगे इसको हम। तो देखो फिर करने का तरीका ये है कि अगर हम ई वाली इक्वेशन लगा दें भी, ई वाली इक्वेशन, तो ई का फार्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो आफ्टर कोलिजन देखो, जो ये बड़े वाला मास है, इसकी वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, बिकॉज ऑफ कोलिजन। इसकी वेलोसिटी बाद में भी ऑलमोस्ट 4 के बराबर ही रहेगी। अब ये हम मान सकते हैं भी ये चीज, क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है और ये लाइट पार्टिकल है, इसके मुकाबले काफी मास काफी कम है इसका, तो कोलिजन से m जो m2 है, इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी, इसकी वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम ही रहेगी। ठीक है भी, तो फिर अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू 1 हो जाएगी, और v2 की वैल्यू -4 लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और v1 निकाल लें, और u1 की वैल्यू 6 और u2 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भी क्या आंसर आता है, तो यहाँ से भी आंसर आएगा -14। अभी समझ आ गई ये चीज, या फिर एक मेथड और है करने का इसका भी, अगर मान लो आप ई का फॉर्मूला भी भूल जाओ जैसे, तो एक मेथड और है करने का इसका। वो मेथड ये है कि भाई अगर मान लो आप जैसे ये वाला, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो स्पीड आफ्टर रिबाउंड एंड बिफोर रिबाउंड सेम होती है, यानी v1 इक्वल टू u1। ठीक है भी, तो इसमें कंसेप्ट ये होगा कि जैसे मान लो ये लाइट पार्टिकल है
इसकी स्पीड u1 है, और ये मान लो हैवी पार्टिकल है या हैवी कोई बॉडी है मान लो, ये स्पीड u2 से आ रही है इस तरफ। तो देखो अगर मान लो ये वाल मान लेते हैं, चलो इसको कोई वाल है मान लो ये, अगर मान लो ये वाल रेस्ट पे होती हुई और फिर एक बॉल इससे आके टकराती है और टकरा के रिबाउंड करती है, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो फिर v1 इक्वल टू u1 होगा भी। समझ आ गई बात ये? ठीक है, इलास्टिक कोलिजन अगर है तो v1 विल बी इक्वल टू u1 बाय दिस कंसेप्ट जो मैंने अभी दिखाया था आपको। जैसे अर्थ भी काफी हैवी है तो वैसे वाल काफी हैवी है। अब तो इसमें कंसेप्ट क्या है देखो भी, मान लो जैसे अगर वाल रेस्ट पे है और इलास्टिक कोलिजन है तो जितनी स्पीड से हम बॉल को इस पे मारेंगे उतनी स्पीड से रिबाउंड करेगी। ठीक है भी, ये बात समझ आ गई सभी को? लेकिन अगर मान लो वाल मूव कर रही है, अगर वाल मूव कर रही है भी तो इसमें कंसेप्ट ये होगा कि, और इलास्टिक कोलिजन है अगर, तो इसमें कंसेप्ट ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल विल बी सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। जैसे अगर आप वॉल के ऊपर बैठे हो और आप इस बॉल को देख रहे हो तो फिर आपके रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होगी अगर कोलिजन इलास्टिक है तो। ठीक है भी, तो क्या कंसेप्ट है भी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल या विद रिस्पेक्ट टू हैवी पार्टिकल will be velocity of ball with respect to wall will be same but direction will be opposite, but in opposite direction। ठीक है भी, जैसे मान लो तो आप जैसे वॉल के ऊपर बैठे हो और मान लो जो बॉल है वो स्पीड v1 से रिबाउंड करती है टकराने के बाद, तो टकराने के पहले जो बॉल की वेलोसिटी है वो क्या है भी आपके रिस्पेक्ट में, वॉल के रिस्पेक्ट में, तो बॉल की इस तरफ u1 है और वॉल की इस तरफ u2 है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल बिफोर कोलिजन वो हो जाएगी u1 प्लस u2, और आफ्टर कोलिजन होगी v1 माइनस u2, v1 माइनस u2। तो यहां से v1 कितना आ जाएगा भी, u1 प्लस 2 u2, तो सेम आंसर आ जाएगा भी ये वाला। अब यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज पॉजिटिव में पुट करनी है भी। ठीक है भी, जैसे u1 की वैल्यू 6 थी और u2 की वैल्यू 4 है, तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये कंसेप्ट समझाया कि नहीं आया अभी? मतलब कंसेप्ट इसमें ये है कि देखो जैसे अगर एक वॉल रेस्ट पे है और आपने कोई बॉल को फेंका इस पे किसी स्पीड u1 से,
और ये रिबाउंड करती है स्पीड v1 से। और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो v1 और u1 इक्वल होंगे, ठीक है भी। लेकिन अगर वॉल भी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो फिर वॉल के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होगी। ये कंसेप्ट है भी, यानी वॉल के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में सेम होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसमें। तो ये 3 मेथड हो गए करने के इसके भी, ठीक है भी। इसके बाद भी आप करो क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो एक कंसेप्ट और देख लो इसके बाद पहले। अगर भाई हम बॉल को किसी एंगल पे फेंकें फ्लोर के ऊपर, तब क्या होगा? मान लो जैसे फ्लोर है ये, और हमने बॉल को ऐसे किसी एंगल पे फेंका, तो मान लो बॉल टकराती है स्पीड u से, एंड दिस इज नॉर्मल टू दी वॉल, नॉर्मल टू दी फ्लोर, और ये मान लो एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा टाइप हो गया। और मान लो बॉल रिबाउंड करती है स्पीड v से एंगल फाई पे। If coefficient of restitution is E between the ball and ground, then what are the values of V and phi after collision? तो what are the values of, यानी कितनी स्पीड से रिबाउंड करेगी और किस एंगल पे रिबाउंड करेगी, तो वो हमने बताना है। ठीक है जी। तो V और phi की क्या वैल्यूज होंगी आफ्टर कोलिजन, ये हमने बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको भी। देखो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u है इसकी, अगर हम u के कंपोनेंट्स कर लें भी, तो दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू द सरफेस and this component is perpendicular to the surface। ये एंगल थीटा होगा भी, तो u का ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा। और ऐसे आफ्टर कोलिजन स्पीड v हो गई है, और अगर v के भी कंपोनेंट करें, एक पैरेलल टू द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एंगल फाई होगा भी। तो v का ये कंपोनेंट v cos फाई, और ये कंपोनेंट v sin फाई। तो इसमें कंसेप्ट ये होता है भी, देखो जब बॉल टकराएगी ग्राउंड के साथ, जैसे मान लो ये बॉल है ये, तो जब बॉल टकराएगी ग्राउंड के साथ, तो बॉल पे जो फोर्स लगेगा, आज बॉल पे फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ऐसे फोर्स लगेगा अभी बॉल के ऊपर, नॉर्मल फोर्स लगेगा फ्लोर से। और अगर मान लो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पे, बॉल पे।
अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन अगर नहीं है मान लो, ठीक है भी। तो when the ball collides with the floor, the force acts on the ball perpendicular to the floor, और जो पैरेलल टू द फ्लोर है उस तरफ बॉल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो नो फोर्स एक्ट्स on ball in the direction parallel to the surface, in the direction parallel to the surface या फ्लोर जो भी है। तो फिर सरफेस के पैरेलल जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन सरफेस के पैरेलल v sin फाई है वेलोसिटी और बिफोर u sin थीटा है। तो फिर v sin फाई शुड बी इक्वल टू u sin थीटा। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन तो ये वाली होगी भी। अब ये इक्वेशन समझ आ गई भी, ठीक है। और क्योंकि फोर्स लगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर वेलोसिटी कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में चेंज होंगे जिस तरफ कोई फोर्स लगता है। यानी फिर जो v cos फाई और u cos थीटा ये कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर ये चेंज हो जाएंगे और इनमें ये वाली इक्वेशन लग जाएगी भी जो हमने पहले ड्राइव करी है, v इक्वल टू e टाइम्स u1, v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1, ठीक है भी। यानी सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा आफ्टर कोलिजन दैट इज v cos फाई, so this will become e times the component of velocity perpendicular to the surface before collision, that is u cos theta, and this is second equation। तो कंसेप्ट क्या है अभी इसमें? कंसेप्ट ये है कि सरफेस के पैरेलल में वेलोसिटी सेम रहती है और परपेंडिकुलर में v इक्वल टू e इंटू यू वो वाली इक्वेशन लग जाती है। तो v की जगह पे v cos फाई आएगा और u की जगह पे u cos थीटा। तो अभी दो इक्वेशन समझ आ गई भी, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप v और फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो 1 प्लस 1/2 कर दो तो क्या आएगा? तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेन फाई हो जाएगा, मतलब v कट जाएगा, u कट जाएगा और ये साइन थीटा अपॉन ई कॉस थीटा ये टेन थीटा अपॉन ई हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल फाई आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज पुट करके, और अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा और इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये v आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से एंगल आ जाएगा, ठीक है। और इसमें स्पेशल केस हम ले सकते हैं इफ कोलिजन इज इलास्टिक, अगर मान लो कोलिजन इलास्टिक है तो फिर e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e को 1 पुट कर दो अगर यहाँ पे
तो tan phi tan थीटा के बराबर आ जाएगा, यानी फाई की वैल्यू थीटा हो जाएगी। तो फिर सेम एंगल पे रिबाउंड करेगा, और ई की वैल्यू 1 अगर यहाँ पे भी रख दो तो फिर वी यू के बराबर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो v इक्वल टू यू, यानी फिर वो सेम एंगल और सेम स्पीड से रिबाउंड करेगा। ठीक है भी, तो उसमें फिर जो वो होता है भी अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो लग जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो। ठीक है भी, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन नंबर 32 आप कर सकते हो भी ट्राई। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, ये आप कर लेना अभी। ठीक है, बस वैल्यूज ही पुट करनी है इसमें आपने। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो जरा अभी इसके बाद। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। A body of mass 8 kg is traveling at 2 मीटर पर सेकेंड इन स्ट्रेट लाइन। तो कोई ये बॉडी है अभी जिसका मास है 8 kg और ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। At a certain instant, the body splits into two equal parts due to some internal explosion, which releases 16 joules of energy. तो ये बॉडी भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो दोनों पार्ट्स का मास होगा 4 kg। Neither part leaves the original line of motion, यानी दोनों पार्ट्स अभी भी इसी लाइन के अलोंग जा रहे हैं। तो मान लो इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है, और ये भी लिखा है कि जो एक्सप्लोजन है अभी दैट रिलीजेस 16 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो फिर आपने बताना है कि भी आफ्टर एक्सप्लोजन जो दोनों पार्ट्स हैं इनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी, तो इसके बारे में पूछा हुआ है भी। एक तरह से आपने v1 v2 की वैल्यू बतानी है। अगर v1 v2 पता लग जाएगा तो फिर हम अपना आंसर दे सकते हैं यहाँ से। अभी तो कैसे करोगे इसको भी? देखो, एक तो लगा दो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इज 4v1 प्लस 4v2 and initial is 8 into 2। तो यहाँ से भी v1 प्लस v2 ये आ जाएगा 4 के इक्वल। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी भी, जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो एक्सप्लोजन है दैट रिलीजेस 16 जूल ऑफ एनर्जी, इसका आप कैसे यूज करोगे भी इस इंफॉर्मेशन का? उससे फिर आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी। हाँ जी, इसका यूज कैसे करोगे भी? तो इसका मतलब क्या हुआ अभी? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्लोजन हुआ बॉडी के अंदर तो उससे 16 जूल एनर्जी रिलीज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी स्टोर थी तो वो एनर्जी रिलीज हो गई, और वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है भी, जैसे मान लो कोई बम एक्सप्लोड होता है अभी, तो बम शुरू में तो रेस्ट पे होता है,
और आफ्टर एक्सप्लोजन जो बम के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं दे अटेन सम वेलोसिटी, तो उन्हें वेलोसिटी कहाँ से मिली भी उन पार्टिकल्स को? हाँ जी, तो बॉम्ब का एग्जांपल ले रहे थे भी हम। तो बॉम्ब शुरू में रेस्ट पे है यानी के 0 है, और बाद में एक्सप्लोजन हो गया तो डिफरेंट सेगमेंट्स इधर उधर गिरे, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई उनके अंदर, तो वो के कहाँ से आई भी है भी? जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं बॉम्ब के उनमें के कहाँ से आई? तो बेसिकली बॉम्ब के अंदर जो केमिकल था उसमें जो इंटरनल एनर्जी स्टोर थी उसको आप इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, अभी एक्सप्लोजन की वजह से 16 जूल एनर्जी रिलीज हुई और वो के में कन्वर्ट होगी एक तरह से। तो फिर इसका मतलब है कि जो फाइनल के है दैट इज 16 प्लस इनिशियल के। तो सेकंड इक्वेशन यहां से आ जाएगी भी। तो के फाइनल होगी हाफ इंटू 4v1 स्क्वायर प्लस हाफ 4v2 स्क्वायर, और इनिशियल के होगी हाफ इंटू 8 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो v1 और 2 को। तो यहाँ से सॉल्व करके v1 की वैल्यू आएगी 0 और v2 की वैल्यू आएगी 4। तो फिर अब क्या कौन सा आंसर होगा भी इनमें से? ऑप्शन ए। ए ऑप्शन तो कह रहा है कि बोथ पार्ट्स कंटिन्यू टू मूव। बी। नहीं, एक तो रेस्ट पे आ बी। गया, बी बी बनेगा भी है। हाँ, वन पार्ट कम्स टू रेस्ट एंड द अदर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओरिजिनल बॉडी। मतलब v2 पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी v2 इस तरफ ही मूव करता रहेगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भी। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 35 देखो जरा, अभी क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल का है, अभी इसको समझने में थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। कुछ भी line must be horizontal circle of two opposite sides of a diameter। और ये कोई एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव है। तो ग्रूव का मतलब होता है जैसे मतलब कोई स्लॉट जिसमें कोई चीज मूव कर सके। ठीक है भी। मतलब ये ग्रूव है, ये सर्कुलर ग्रूव है ये। ठीक है, मान लो इसकी रेडियस है r, और इसमें दो स्फीयर इसके अंदर लाई कर रहे हैं एट अपोजिट एंड्स ऑफ अ डायमीटर। मान लो एक स्फीयर यहाँ पे है और एक स्फीयर यहाँ पे है, बिल्कुल आमने सामने है। तो मान लो ए वाला यहाँ पे है भी और बी वाला यहाँ पे है।
At time t equal to 0, A is projected along the groove. तो t equal to 0 पे भी हमने A को इस तरह फेंका, मान लो ऐसे, स्पीड u1 से फेंका मान लो, फिर ऐसे जाएगा, इस ग्रूव के अलोंग जाएगा और यहाँ टकराएगा इससे, and it first impinges on B at time t1. और ये टाइम t1 पे टकराता है B से यहाँ पे ना, A वाला स्पीयर। तो जब टकराएगा तो स्पीड u से ही टकराएगा, मतलब u1 से ही टकराएगा, क्योंकि स्मूथ ग्रूव है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे जब ये A से B जाएगा। एंड अगेन एट टाइम t2, तो एक बार वो टाइम t1 पे टकराता है भी, और फिर दोबारा टाइम t2 पे टकराता है। तो इफ E is the coefficient of restitution, the ratio t2 upon t1, तो t2 upon t1 की वैल्यू बतानी है। तो देखो दोबारा कैसे टकराएगा वो देखो भी, मान लो फर्स्ट कोलिजन के बाद, ठीक है, मान लो फर्स्ट कोलिजन के बाद जो स्फीयर A है उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और B की वेलोसिटी v2 हो गई, और v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा होगी भी, और अगर v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा हो गई तो फिर जो स्फीयर B है वो ऐसे ट्रेवल करता हुआ, इस पे ये तेजी से ट्रेवल करेगा, तो फिर पीछे से फिर A को फिर टकराएगा, ठीक है भी। मान लो तब तक A कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा और B इसको पीछे से आके इसको टक्कर मारेगा भी यहाँ पे ऐसे। तो ये बात समझाइए आपको भी कैसे। तो ये कोलिजन हुआ टाइम t2 पे, सेकंड कोलिजन। मान लो कुछ यहाँ पे कोलिजन हुआ टाइम t2 पे, तो फिर t2 अपॉन t1 की वैल्यू बतानी है अभी। क्योंकि B की स्पीड ज्यादा है A से, तो B जल्दी से घूम के वापस आएगा और A से फिर टक्कर मारेगा, और A की स्पीड स्लो होगी तो A अभी तक यहीं पहुंचा होगा और B एक चक्कर पूरा करके वापस फिर A से टकराएगा, ठीक है। तो वो टाइम t2 है और ये टाइम t1 है अभी, तो इनका रेशियो बताना है अभी। तो आप कैसे करोगे इसको भी, देखो इसको इस तरह से समझो, जैसे मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, पहली टक्कर यहाँ पे हुई A और B में, तो ये टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। अब कोलिजन के बाद जो B है वो ऐसे जाएगा भी, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, और A वाला ऐसे जाएगा। अब क्योंकि B की स्पीड ज्यादा है तो B तेजी से घूम रहा होगा ऐसे, और A थोड़ा स्लो चल रहा होगा, और फिर मान लो A को फिर यहाँ पे टक्कर मारता है दोबारा से ऐसे, ठीक है भी। तो ये टाइम t2 है मतलब। तो जब फर्स्ट कोलिजन हुआ वो टाइम t1 था, जब सेकंड कोलिजन हुआ वो टाइम t2 है। हाँ जी, अब समझ में आया भी क्वेश्चन। तो हमने मान लिया कि जब सेकंड कोलिजन हुआ, ओके, जब सेकंड कोलिजन हुआ तो उस समय तक जो A वाला पार्टिकल है उसने एंगल ट्रेवल किया कुछ थीटा, और जो B वाला पार्टिकल है भी वो एक पूरा चक्कर काट के और दोबारा
फिर यहाँ पे पहुंचा अभी। तो फिर बी ने एंगल ट्रेवल किया, एक पूरा चक्कर काटा, उसमें एंगल 2 पाई ट्रेवल किया और प्लस थीटा ट्रेवल किया। तो बी ने एंगल ट्रेवल किया 2 पाई प्लस थीटा और ए ने ट्रेवल किया थीटा। यानी बी एक चक्कर फालतू ट्रेवल करेगा ए से, ए के कंपैरिजन में टकराने के लिए। ठीक है भी, अभी तभी टकराएगा ना जब वो एक चक्कर फालतू चलेगा उससे, ए से, तभी टकराएगा वो बी ए से सेकंड टाइम। ठीक है भी, तो भी आप बताओ भी, अब ये समझ आई आपको भी? यस सर, समझ आ गई। तो देखो भी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे t इक्वल टू 0 पे हमने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया और t इक्वल टू टाइम t1 पे वो टकराया है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अभी उसने ए से बी तक जाने के लिए? ये हाफ सर्कल ट्रेवल किया टाइम t1 में। तो डिस्टेंस कितना होगा ये वाला भी? ये हाफ सर्कल का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा पाई आर इक्वल टू स्पीड u1 और टाइम t1। तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई पाई आर अपॉन u1। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड कोलिजन हुआ टाइम t2 पे। तो मैं इसको मान लो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है और ये 3 है। तो अभी 2 से 3 तक आने का टाइम हुआ t2 माइनस t1। 2 से 3 तक का टाइम कितना हुआ? t2 माइनस t1। और 2 से 3 आने में ए वाले स्फीयर ने एंगल ट्रेवल किया थीटा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अभी उसने? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया r इंटू थीटा, जैसे L इक्वल टू आर थीटा होते हैं अभी। स्पीड v1 के साथ टाइम t2 माइनस t1 में। ठीक है, और जो बी वाला स्फीयर है उसने एंगल ट्रेवल किया 2 पाई प्लस थीटा। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? r इंटू 2 पाई प्लस थीटा, मतलब थीटा की जगह पे 2 पाई प्लस थीटा आ गया। कितनी स्पीड के साथ? v2 स्पीड के साथ, कितने टाइम में? t2 माइनस t1 टाइम में। ठीक है जी, और इसके अलावा जब फर्स्ट कोलिजन हुआ था, तो फर्स्ट कोलिजन पे अगर आप ये इक्वेशन लगाओ, E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और u2 जीरो था अभी यहाँ पे। तो यहाँ से v2 माइनस v1 की वैल्यू आएगी E इंटू u1। तो अभी आपके पास 4 इक्वेशन आ गई। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका रिजल्ट आएगा। इन चारों इक्वेशन को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ अभी पहले। अब इन चारों नो सर, इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई थी। हाँ, ये चारों इक्वेशन अगर समझ आ गई हो तो फिर आगे इनको सॉल्व करके अपना आंसर निकालोगे, और नहीं समझ में आई हो तो पूछ लोगी। सर सेकंड और थर्ड बताना है एक बार दोबारा। देखो सेकंड थर्ड में ये होता है जब मान लो कोई सर्कल होता है ना, जैसे ये, जैसे कोई सर्कुलर सर्कल है ये, ठीक है। अगर आप कोई आर्क ले लो वैसे एंगल थीटा की, तो उसकी आर्क लेंथ क्या होती है? ये एल। तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है। ये फार्मूला मालूम है आपको? यस सर। हाँ, तो वही लगाया हमने फार्मूला। जैसे
जो ए वाला स्फीयर है उसने एंगल थीटा ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आर इंटू थीटा। कितनी स्पीड के साथ, v1 स्पीड के साथ, बिकॉज आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड v1 हो गई थी मान लो। और कितने टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम में। मतलब पोजीशन 1 से 2 का टाइम t1 है और फिर 1 से 3 का टाइम t2 है। ये टाइम हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं ना अभी। तो फिर Yes, sir. पोजीशन 2 और 3 के बीच का टाइम इंटरवल कितना हुआ, t2 माइनस t1। हाँ जी, बात समझाई भी आपको। Yes, sir. और ऐसे जो जो स्फीयर बी है उसने कितना एंगल ट्रेवल किया टोटल, उसने एक तो पूरा चक्कर लगाया अभी और फिर थीटा और ट्रेवल किया उसने एडिशनली, तो टोटल एंगल ट्रेवल किया उसने 2 पाई प्लस थीटा। इंटू आर कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी पूरी, मतलब ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी, एक चक्कर पूरा और फिर बाकी इतना डिस्टेंस और किया उसने। ठीक है भी। Yes, sir. तो ये 4 इक्वेशन आ गई, अब इन चारों को आपने सॉल्व करना है। तो इसमें देखो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे v2 माइनस v1 दिख रहा है आपको, तो अगर आप 3 माइनस 2 कर दो, 3 माइनस 2 कर दो अगर आप, तो क्या आएगा अभी, आर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 पाई आर, और यहाँ पे t2 माइनस t1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा v2 माइनस v1। और फिर v2 माइनस v1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे e इंटू u1। और फिर यहाँ से पाई आर की वैल्यू हो जाएगी t1 इंटू u1, मतलब पाई आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो u1 से u1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा भी ये t1 को इस तरफ ले आओ, तो t2 बाई t1 आ जाएगा 2 प्लस e अपॉन e। तो क्या आंसर हो जाएगा भी, तो डी आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है भी। हाँ जी, समझ आ गई भी है। तो डी आंसर हो जाएगा भी। तो देख लो भी, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। तो अब इसके ये सारे क्वेश्चन कर लेना भी अप टू 36 स्टार्टिंग से, एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑफ कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, जैसे 10th और 11th क्वेश्चन ये छोड़ के। ऑब्जेक्टिव के अंदर एक ये 33rd क्वेश्चन है भी कोलिजन इन 2 डायमेंशंस का, ये छोड़ देना। इसके अलावा बाकी आप सारे कर सकते हो, तो ये आप कंप्लीट कर लेना, फिर जो डाउट्स होंगे वो लेके देन वी विल डू कोलिजन इन 2 डायमेंशंस अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हमारा कोलिजन खत्म हो जाएगा। ठीक है भी। और फिर इस वीक हो सकता है कि कोलिजन का टेस्ट भी हो जाए। ठीक है भी। तो आप तैयारी कर लेना इस टेस्ट की।